पहला डिफरेंस तो आपने आज ही दिखा दिया कि बात की शुरुआत में आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। अच्छा लगा इस बार सरकार ने सबूत नहीं मांगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार सरकार ने सबूत मांगे थे कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। मुझे सच में ये सोच के अफसोस होता है कि इस कुर्सी पे मुझसे पहले वो लोग बैठे जो देश की सेनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जो देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते थे और जिसमें ना मातृभूमि के प्रति निष्ठा रही और ना ही देश के प्रति प्यार। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अनुपम जी, मैं एक महिला हूं, मैं विशेष रूप से ये कह सकती हूं देश की उस आधी आबादी की ओर से कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए ये ड्राइव किया और दुश्मन देश में जाकर के जिस तरीके से आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उन पे प्रहार किया गया, आज देश की सभी बहनें सेनाओं को शत शत नमन करती हैं, देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हैं। मैंने तो एक पोयम भी 4 लाइनों की जी बिल्कुल लिखी, तो मैं चाहूंगी मैं उसे पढ़ूं। जी बिल्कुल। पोयम का नाम रखा मैं भी सिंदूर हूं। वाह। चुप्पी में मैं धैर्य हूं, चुनौती में मैं शौर्य हूं, हाँ मैं भी सिंदूर हूं। वाह। मैं आतंकियों का वध हूं, मैं हौसलों की सरहद हूं, मैं जीवन दात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूं। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूं। हर बेटी बहू का उपहार हूं, मैं भारत का कल और आज हूं, मैं हिंदुस्तानी लाज हूं, हाँ मैं सिंदूर हूं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रेखा जी, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, हालांकि मेरी पैदाइश और मेरा पढ़ाई जो थी वो शिमला में हुई। 32 साल से हम कश्मीरी हिंदुओं की प्रताड़ना को जो है वो झेलते आ रहे हैं। तो बहुत सालों बाद जब कश्मीर फाइल्स बनी तो मुझे एक क्षण कभी नहीं भूलता है, और मैं ये पीड़ा से कह रहा हूं, दुख से कह रहा हूं, जब पिछले मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये फिल्म अगर इतनी जरूरी है तो यूट्यूब पे लगा दीजिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं इस दुख को अपने अंदर लेके चल रहा था बहुत सालों तक। मेरे मामा, मेरे ताया, दादाजी सबने वो बर्दाश्त किया था। इसलिए जब आपने कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर से इसकी शुरुआत करती हूं तो मुझे अच्छा लगा, और आपने अंदर भी मेरे से जो बातें की मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक सवाल बड़े नेचुरली मेरे मन में उठता है कि आपको दिल्ली क्यों अच्छी लगती है? दिल्ली के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना अनुपम जी, एकता में जो यहाँ का स्वरूप है, एक मिनी इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एक तरह से छोटा विजन मैं कहूँ कि आज देश के अलग अलग प्रांतों से, देश के अलग अलग हिस्सों से हर प्रांत के लोग दिल्ली में बसते हैं और दिल्ली का अपना अलग से कोई कल्चर नहीं है। आज हम सभी यहाँ महाराष्ट्र का यदि गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो गुजरात का गरबा भी बड़े शौक से हम खेलते हैं, हरियाणा की तीज करते हैं तो बिहार की छठ पूजा भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये दिल्ली का कल्चर है, और इसीलिए इस अनेकता में एकता को जब मैं फील करती हूँ तो मुझे दिल्ली की ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है। और सरकार बनते ही हमने जो पहला निर्णय किया कि हर राज्य का राज्य दिवस हम यहाँ मनाएंगे, और सरकार जो है हर राज्य के सुख दुख में हमेशा खड़ी मिलेगी। इसके बारे में एक बड़ा अच्छा वीडियो बना है कि दिल्ली के बारे में लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अब दिल्ली की गर्मी तो हर किसी को फील हो रही है, पर दिल्ली में हुए हाल फिलहाल चेंजेस दिल्ली वालों को फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चलो दिल्ली वालों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है भाई साहब।
आपकी दिल्ली में फेवरेट जगह कौन सी? इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, नेहरू पार्क। ईटी बेस्ट है सर। आपके हिसाब से दिल्ली में अभी चल क्या रहा है? अभी अच्छा ही चल रहा है। Is this how it's always is? हमेशा वाइब, हमेशा फन। बहुत लार्ज स्केल पे क्लीनिनेस का प्रोसेस चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, साफ सुथरा है, बढ़िया है, सड़कें अच्छी बन गई हैं। आप गवर्नमेंट के जाने के बाद बीजेपी कुछ काम कर रही है। अच्छा माहौल चल रहा है क्योंकि नई सीएम आई है तो लग रहा है कोई चीज मूव कर रही है और कोई दिल्ली की डेवलपमेंट होगी। पिछले 100 days में what are the changes you have seen in Delhi? It feels bit clean, like there's no tobacco and all sort of stuff. Like कम हो गया है। मार्केट में अच्छे फल फ्रूट आ गए हैं। पहले खट्टे आते थे आम, अब मीठे आम आने लग गए। रेखा गुप्ता जी आई है तब बदलाव हुआ है, चेंजिंग पहले से बहुत बढ़िया हुआ है। ट्रैफिक जाम था, रोड पे कूड़ा कबाड़ा कचरा साफ सफाई ये सब हो रहा है। दिल्ली में बहुत गड्ढे हैं, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। आप गवर्नमेंट के टाइम पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ प्रॉपर जो है। ये जो नई गवर्नमेंट है बीजेपी की, जिस एंथुजियाज्म से इन्होंने शुरू किया है ये काम, अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिले तो उनको आप क्या पूछना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? प्रोटीन एक्स के डिब्बे होते हैं, लड़कों को दे दिए जाए। एक ही घर में एक एक डिब्बा लड़कों को प्रोटीन के डिब्बे बॉडी बनानी। सुझाव नहीं उनको, मैं बल्कि कांग्रेट्स करूंगा कि पिछले 100 डेज में जो उन्होंने जिस तरह काम किया है वो आगे उसी तरह उसको फॉलो करते रहे तो हमारी दिल्ली आने वाले 1000 डेज में तो मैं कहता हूँ बहुत ही चेंज कमाल हो जाए। आप मुद्दों पे जीती हैं, आपकी सरकार मुद्दों पे जीती हैं। पूरा देश की राजधानी है दिल्ली, तो सारी दुनिया सारे देश को पता है कि क्या क्या मुद्दे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 साल जीतने से पहले कैसे बिताए दिल्ली में? संघर्ष में। जब ये देखते थे कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जब भ्रष्टाचार की रोज पोलें खुलती थी, जब शराब के ठेके गली गली खुल गए थे, तो हम संघर्ष में थे। हम कभी सचिवालय पे प्रदर्शन करते थे, कभी विधानसभा पे जाते थे, कभी केजरीवाल साहब के घर जाते थे, आवाज उठाते थे। और इससे पहले जब हम चुनाव लड़े और आंधियां जैसा माहौल दिख रहा था, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग हार जाते थे, तो हम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनके लिए जो अच्छा कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। कुल मिलाकर के 10 साल में दिल्ली जितना पीछे हुई, उसको जहां जहां हम ठीक कर सकते थे वहां जनप्रतिनिधि के नाते उनके बीच में रह करके काम करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास को वापस पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज के लिए। वाई शुड द पीपल ऑफ दिल्ली बिलीव यू? वाई शुड, कि आपने ऐसे पिछले 100 दिनों में क्या किया है कि उनको लगे कि हालांकि मेरा एक बचपन का दोस्त है जो यहाँ रहता है, विजय सहगल, पिछले मेरी 8th स्टैंडर्ड से। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सही काम हो रहा है? कहता हाँ सही काम हो रहा है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे कुछ तो यहाँ पर बैठे हैं ऑडिटोरियम में, मगर लाखों लोग इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, वो भी जानना चाहेंगे, जब विश्वास टूटता है तो उसको दोबारा मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आपने मुद्दों पर जीता, तो व्हाई शुड द पीपल ऑफ दिल्ली बिलीव यू एंड व्हाट हैज हैपेंड इन दीज 100 डेज? आप ठीक कह रहे हैं अनुपम जी। जब रामलीला मैदान से एक आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग उससे जुड़े, हम भी जुड़े, बाकी लोग भी जुड़े। उन्हें लगा कि शायद कुछ ईमानदारी, मैं भी जुड़ा, कुछ आप भी जुड़े, और सब ने ये सोच करके उस समूह का साथ दिया कि शायद दिल्ली में देश में कुछ बेहतर होगा। वो लोग जो कहते थे हमें सत्ता का लालच नहीं, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था। एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। और आप सही कह रहे हैं कि लोगों का एक विश्वास टूटा इस 10 साल में। लोगों को लगा कि जिस ईमानदारी को हम खोज रहे थे वो मिली नहीं। आज भी वहां भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे। और क्यों नई सरकार पे विश्वास करें, ये प्रश्न आपके मन में, लोगों के मन में हो सकता है। पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आज मैं, मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों पे लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज हम वो लोग नहीं हैं जो शीश महल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बीच में घर बना के बैठ गए और लाखों रुपए के पर्दे हमने ढांप लिए और सामने टीवी पे केवल अपनी स्पॉन्सर की हुई न्यूज़ देखते हैं।
हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में, जाके वहाँ खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो। पर प्रदूषण है, वाटर लॉगिंग है, कूड़े के पहाड़ हैं, इस सब के बारे में एक्चुअली प्रैक्टिकली आप हमें बताइए कि आपने क्या किया है। यमुना की झाग है, ये तो विजुअल्स हैं। आजकल तो हर इंसान को क्वालिफाइड जर्नलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है, तो एकदम सबूत आ सकता है। आज ऐसा होगा कि आप जो बोलेंगी वो कुछ लोग जाएंगे, मतलब वो लोग जाएंगे जो पहले सरकार में थे, वो आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब मुद्दों में आपने हमने एक भी काम या एक भी बात ऐसी कही ही नहीं जिसमें हमें कोई ये कह सके कि आपने गलत बयानी की। मैं आपको बताती हूँ, उन्हें 10-11 साल का समय मिला और उससे पहले भी सरकारें थी, पर दुर्भाग्य दिल्ली का ये रहा कि कभी किसी ने ना तो यमुना सफाई को उस सीरियसनेस से काम किया और ना ही कूड़े के पहाड़ और पर्यावरण को ठीक से करने के लिए। आप सोचिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली ऐसा शहर बन जाए जिसमें पॉल्यूशन लेवल सबसे ज़्यादा हो, जो सर्दी गर्मी शहर में पूरे देश में सबसे ज़्यादा हो। आज यमुना 1300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, जो कि गंगोत्री से, यमुनोत्री से शुरू करके प्रयागराज तक चलती है, और दिल्ली में मात्र 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस 48 किलोमीटर के स्ट्रेच को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए कभी किसी की ना नीयत सही थी ना नीति सही थी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली को दिया कि आप इस पे काम कीजिए, परंतु उनका विजन था नहीं। आज यमुना जी क्या है? यमुना जी में आज दिल्ली के सैकड़ों नाले, जो कि सीवेज है घरों की, जो सिल्ट है, जो गंदा पानी है, वो नालों के माध्यम से जाके यमुना जी में गिरता है। 22 बड़े नाले जो कि नदी से भी बड़े हैं, साहिबी नदी जिसको बोलते हैं, नजफगढ़ ड्रेन, शादरा ड्रेन, वो सीधा एज इट इज सिल्ट के भरे हुए, स्लज के भरे हुए जाके यमुना जी में गिर रहे थे। एक कदम पिछली सरकारों ने उसके लिए उठाया नहीं था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 100 दिन के अपने छोटे से कार्यकाल में पहले हमने विषय को समझा, इस प्रॉब्लम को समझा, इसके समयबद्ध किस तरीके से हमें इस पे काम करना है। हमने उसके लिए जो वर्तमान में जितने नाले हैं, किन किन नालों को टैप करने की जरूरत है, किन किन नालों पे एसटीपी अभी बने हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको रिवाइव करना, उसको रीजनरेट करना। जहाँ जहाँ सीवेज प्लांट नहीं थे वहाँ नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाना, मतलब 40 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी हमने इस मात्र 100 दिन के कार्यकाल में 4000 रुपए की लागत से उसके काम को मंजूरी दी। और उस काम के शुरू, आप कहीं शुरू नहीं करोगे तो खत्म कैसे होगा? आज लोग मुझे पूछते हैं यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी? मैं कोई टाइमलाइन नहीं देती। मैं ये जानती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो काम होना चाहिए, जो उसका वे आउट है, उसे कर रहे हैं। आज जो वर्तमान एसटीपी है उसको, उसका जीर्णोद्धार करना, उसको रिवाइव करना। आज जहाँ जहाँ पे आप समझिए, दिल्ली में 1700 कॉलोनी अनऑथराइज है और उन अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवेज है ही नहीं, प्लांट है ही नहीं, सीवर लाइन ही नहीं है। वो सीवर लाइन कहाँ जाती है? वो नाले में जाती है। वो नाला कहाँ जाता है? वो यमुना जी में गिरता है। तो उन 1700 कॉलोनियों में सीवेज प्लांट लगे, उन 1700 कॉलोनियों में सीवर लाइन डले, इसका काम पहली बार यदि कोई सरकार कर रही है तो वो आज हमारी सरकार है। जो नालों को टैप करने का काम है, जो सॉलिड वेस्ट उठाने का है, पहली बार दिल्ली में नालों की जो डीसिल्टिंग हुई, मैं आपको फिगर बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हमने इन बड़े नालों में से निकाली है जो यमुना जी में गिरने के हमने बचाए। एक एक नाला, आप दिल्ली में कोई भी दिल्ली का निवासी जाके सड़कों पे घूम के देख सकता है कहाँ कहाँ पे हमने मशीनें लगा के काम चल रहा है। पहली बार वो सीरियसनेस आई है। आप कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी अभी तक दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ थे जिसके बारे में पिछली सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए, जी हम हटा देंगे, 1 साल 6 महीने, 1 इंच भी नहीं हटा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि
मतलब केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए दिए पिछली सरकार को भी कि ये कूड़े के पहाड़ आप हटाइए, परंतु जो काम होना चाहिए था, आप देखिए दिल्ली का डेली का जो आउटलेट है, मतलब जो कूड़ा निकलता है घरों से, दिल्ली 3 करोड़ की जनसंख्या की छोटी सी दिल्ली है, इसमें लगभग 80,000 हाउस होल्ड है। कूड़ा कितना निकलता है रोजाना का? 11,000 मीट्रिक टन। और उसका जो ट्रीटमेंट कितने कूड़े का आप कर पा रहे हैं? 7,000 मीट्रिक टन। तो रोजाना का 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा जब खड़ा होगा और पुराना 280 लाख मीट्रिक टन कूड़ा आपका लीगेसी वेस्ट था, तो आप बताइए कैसे आपने योजना बनाई, क्या काम किया? ऐसे कैसे खत्म होगा कूड़ा जब 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जमा हो रहा है रोजाना? तो हमने आने के बाद ना केवल उसकी स्पीड बढ़ाई, जो कूड़ा रोज 7,500 मीट्रिक टन हट रहा था, बायोमाइनिंग उसकी हो रही थी, उसे हमने 18,000 मीट्रिक टन किया, 18,000 डेली। उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जहां उस कूड़े को आप निष्पादन कर सके, ऐसे 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे काम शुरू हुआ और लगातार उस पे कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जब तक आप अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे वेस्ट डिस्पोजल की, तब तक का वो कूड़ा खत्म नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी झूठे वादे कर लीजिए, मैं नहीं करना चाहती कोई झूठा वादा। मुझे मालूम है कि जब तक ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो हमारे 4 प्लांट हैं, जो नरेला में है, जो बाकी जगह तेखंड में है, उनको हम ऑपरेशनल मोड पे नहीं लाएंगे तो ये लीगेसी वेस्ट खत्म नहीं होगा। और इसके अलावा दिल्ली में रोजाना आप सोचिए कितना ई वेस्ट निकलता है, कितने आपके टूटे मोबाइल, बैटरीज, उनके लिए क्या सोचा था भाई? पहली बार सरकार ने तेखंड में एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जिसमें आपका दिल्ली का पूरा ई वेस्ट वहां पे चैनलाइज होगा, वो बनाने की योजना करी। तो ये काम है जो दिल्ली को करने हैं, दिल्ली के लिए करने हैं। तो चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे पर्यावरण हो, पर्यावरण का भी बता देती हूँ। पर्यावरण दिल्ली में आप जब AQI उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो दिल्ली, पिछली सरकारें क्या कर रही थी भाई? उन्होंने कहा कि हम ऑड इवन कर रहे हैं, इससे खत्म हो जाएगा। क्या ऑड इवन से पॉल्यूशन खत्म हो रहा है? आप चलाते थे, अगर वाटर स्प्रिंकलर चलाया आपने मात्र 2 महीने सर्दी के, अरे पॉल्यूशन तो 12 महीने का है। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक पॉल्यूशन चलता है। आज गर्मियों में भी पॉल्यूशन लेवल हाई होता है। तो आपकी क्या योजना थी? कोई योजना नहीं थी। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद हमने एक विस्तृत योजना के माध्यम से, दिल्ली में 250 वार्ड है, 70 विधानसभा है, तो 250 के 250 वार्डों पे 4-4 मशीनें पर वार्ड वाटर स्प्रिंकलर की, जिसमें इंटीग्रेटेड स्मोक गन्स हैं, वो मशीनें हमने ऑर्डर देके मंगवाई है ताकि 12 महीने वहां काम चले, कभी भी पॉल्यूशन लेवल जो है हाई ना हो। और जितनी दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग है उन सब पे हमने स्प्रिंकलर्स लगाने की योजना बनाई ताकि एक ऊंचे लेवल से वहीं से आपका डस्ट पार्टिकल्स जो है वो नीचे हो। हमने दिल्ली में EV पॉलिसी, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोड पे आए। इसके लिए हमने अभी 400 बसें लॉन्च करी, जिसका नाम हमने देवी रखा। देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर। तो ऐसे पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक मोड पे है। EV स्कूटीज, EV कार, लोग जो है ग्रीन एनर्जीज के ऊपर जाए। सोलर का बड़ा सिस्टम हमने खड़ा किया, मतलब हर रेजिडेंशियल रूफटॉप पे आपका सोलर हो। सरकारी बिल्डिंग्स को हमने कंप्लीट कर दिया, सब पे सोलर रूफटॉप लगाई है। ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को ग्रीन एनर्जी की तरफ चैनलाइज करना पड़ेगा, तभी तो ये एयर पॉल्यूशन हो, आपका जितना पॉल्यूशन दिल्ली में है वो सब खत्म हो पाएगा। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और एक एक काम जो रिक्वायर्ड है दिल्ली के लिए योजनाबद्ध तरीके से बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम दिल्ली की धरातल पे उनको लेके आ रहे हैं। मेरे जहन में एक बात आ रही है, सोच रहा हूँ बोल लूं या ना बोलूं, पर मैं बोल देता हूँ। आप इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। दिल्ली मैं माफी चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं गया कि ना आप खांसी हैं और ना यहाँ बैठे 2000 लोग खांसे हैं अभी तक।
तो ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली में किसी को खांसते भी नहीं देख रहे हैं। अनुपम जी, दिल्ली को तो हम संभाल रहे हैं, मुझे तो चिंता पंजाब की है। हाँ, अच्छा। चलिए, खांसी से याद आया कि हेल्थ सेक्टर में 13,000 करोड़ आपने दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, और इसके साथ ही फिर मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक जिनको कि बहुत बोला गया ये फिर से ठीक होंगे या उनकी जगह कुछ और आएगा? दिल्ली जो देश की राजधानी है, मैं इसीलिए बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ कि सच में बाकी राज्यों से दिल्ली अलग कैसे है, क्यों यहाँ और ज्यादा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। भाई, दिल्ली वालों को जो अधिकार था वो आज तक मिला ही नहीं उन्हें। पूरे देश में आयुष्मान योजना लग गई, सबको लाभ मिलने लगा, 5 लाख रुपए का इलाज केंद्र सरकार करा रही थी, पर हमारे पिछले मुख्यमंत्री साहब ने वो आने ही नहीं दी। हमारी सरकार ने पहला दिन जब शपथ लेने के बाद हम सचिवालय में आके बैठे, पहली कैबिनेट में दिल्ली के लिए आयुष्मान योजना को लागू किया, और ना केवल 5 लाख रुपए, 5 लाख तो केंद्र दे रहा था, उस 5 लाख में हमने अपने 5 लाख दिल्ली सरकार की ओर से जोड़े, और 10 लाख रुपए का इलाज आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली ले पा रही है, जिसका अधिकार और रजिस्ट्रेशन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक इस मात्र 100 दिन में हो चुके हैं, 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन। और इसी तरीके से जो 70 साल के बुजुर्गों वाली योजना मोदी जी की है, वो भी नहीं आने दे रहे थे केजरीवाल साहब, हमने उसे दिल्ली में 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। दिल्ली का हर बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर है, और देखिए कितनी खूबसूरत योजना है जिसमें आपको कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी वाला इसमें सेगमेंट नहीं है। जो भी 70 साल से ऊपर का है, वो अमीर है, गरीब है, किसी भी जात का है, उसे सरकार लाभ देगी, पूरा हेल्थ का पूरा एश्योरेंस देगी। और 5 लाख रुपए केंद्र से, फिर हमने इसमें जोड़ा 5 लाख रुपए अपनी ओर से, 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट, 80 हॉस्पिटल एम्पैनल किए, और उसका इलाज अभी तक इन 100 दिनों में 650 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। ये हेल्थ सेक्टर की अचीवमेंट मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी जो एक बहुत बड़ी चीज है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। आज जिस तरीके से सरकार चल रही है, पहले क्या होता था, अब दवाई खरीद में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में भ्रष्टाचार, इंफ्रास्ट्रक्चर में भ्रष्टाचार। एक एक पॉलिसी जो अब नीतिगत फैसले हमने किए, हमने सेंटर प्रोक्योरमेंट की मेडिसिन की, ताकि जो भी दवाई खरीदी जाए उसमें पारदर्शिता हो, जितनी भी प्लेसमेंट है। आज देखिए कितना दुर्भाग्य है कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी वैकेंसी है, 20% डॉक्टर कम है, 30% नर्सिस कम है, और लगभग 40-45% पैरामेडिकल स्टाफ कम है। कैसे अस्पताल चलेंगे? अब बताइए मुझे। मतलब दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो WHO बोलता है, वो कहते हैं कि जी 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के होने चाहिए। और दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, कितने बेड है दिल्ली में। आप अनुपम जी, आप तो बड़े नायक हैं दिल्ली के, मात्र 0.42 बेड प्रति 1000 व्यक्ति। ये दिल्ली का आपका मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसकी दुहाई पिछले मुख्यमंत्री साहब देते थे कि 0.42 यानी 1 बेड भी नहीं था। ये स्थिति थी दिल्ली की। हमने टारगेट लिया है कि हम ये दिल्ली को कम से कम 3 बेड प्रति 1000 पे मुहैया करवाएंगे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेटेड करेंगे, ना दवाइयों की कमी होगी, ना डॉक्टर की कमी होगी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें। मतलब मुझे अफसोस होता है, दिल्ली में जो अस्पताल है वहाँ MRI नहीं है, वहाँ CT स्कैन नहीं है। मतलब कैसे अस्पताल चल रहे हैं? आप इसे मॉडल कहते हैं? ऐसा मॉडल नहीं चलेगा दिल्ली के लिए। दिल्ली को सुविधाजनक हेल्थ केयर देना हमारा फर्ज है, और वो हम देना शुरू कर चुके हैं। वेरी गुड। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देखिए, किसी भी राज्य की जनता की थोड़ी सी डिमांड्स होती हैं। वो चाहते हैं कि बस ये हमारा ध्यान हो जाए, ये सब चीजें हो जाएं, तो हम अपने जीवन को सुख से जी सकते हैं। आपने इनके बारे में बात की, हेल्थ के बारे में बात की, शिक्षा के क्षेत्र में आपने
क्या क्या तय किया है? एजुकेशन फॉर एवरीबडी, इसके बारे में आपने क्या सोचा? कल आपके स्टाफ में आपके लोगों ने मुझे बात कर रहे थे, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि शिक्षा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन राइट फॉर एवरीबडी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बेहतर प्रश्न किया। शिक्षा एक बहुत प्राइमरी मुझे लगता है कि ज़रूरत है किसी भी राज्य के लिए। और हमारे जो स्कूल हैं, दिल्ली में 1071 सरकारी स्कूल हैं और 1600 साढ़े 1600 जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं। और जब हम ये देखते हैं कि आज दिल्ली का हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल की ओर दौड़ता है, उसे ये लगता ही नहीं कि मुझे सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। आज दिल्ली सरकार ने, पिछली सरकार ने अपना ही बोर्ड बना दिया। अब आप मुझे बताइए कि दिल्ली में का एक छोटे से राज्य का अपना बोर्ड हो तो क्या वो बच्चा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सब सर्वाइव कर पाएगा? आज इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहां आपको स्मार्ट क्लासेस चाहिए, जहां आपको डिजिटल लाइब्रेरीज चाहिए, जहां आपको बेहतर एजुकेशन के लिए कोचिंग चाहिए। दिल्ली में हमने एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए ये तय किया कि हम पूरे के पूरे अपने शिक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर दें कि फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये ना कहे कि मेरा बच्चा फाइनेंशियल अपनी कमी होने के कारण अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया। उसको लगना चाहिए कि दिल्ली सरकार के जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट है। उसके लिए हमें जो स्मार्ट क्लासेस उन्हें देनी है, उसके लिए हमने 125 डिजिटल लाइब्रेरीज का प्लान बनाया है, 100 लैंग्वेज लैब्स, क्योंकि आज क्या है, बच्चा जर्मनी चाहता है कि मैं जो फ्रेंच में सीखूं, मैं जर्मन सीखूं, मैं इंग्लिश सीखूं, ताकि हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा भी अपडेटेड हो। अलग अलग करिकुलम हमने डेवलप किए हैं। और यहाँ तक कि जो एक नेक्सस चल रहा था प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर के, कितनी भी फीस कोई भी स्कूल बढ़ा देता था और सरकार जो थी वो अंडर टेबल उनसे सेटिंग करती थी। पेरेंट्स परेशान होकर लड़ते बिड़ते रहते थे, कोर्टों में केस चलते रहते थे। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपना खुद का दिल्ली की एजुकेशन के लिए एक्ट बनाया टू कंट्रोल फी ऑफ प्राइवेट स्कूल, और इसको हम अब ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आ रहे हैं ताकि दिल्ली के बच्चों को एक सुकून मिल सके। So बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो अपनी फीस खुद बढ़ा देते थे सरकारी स्कूलों की, आपने उस पर एक एक्ट बनाया, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? देखिए, अभी तक क्या था, जो दिल्ली थी वो जिस एक्ट से ड्राइव हो रही थी उसमें ये कहा जाता था कि आप अपनी फीस बढ़ा लीजिए और केवल डायरेक्टर एजुकेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए। हमने देखा कि जब लगातार स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कर नहीं पा रहे, कोर्ट कुछ साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो आसपास के सभी राज्यों का हमने एजुकेशन मॉडल स्टडी किया और बहुत सारे लीगल ओपिनियन लिए, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का उसमें हमने व्यू लिया। तो अपना दिल्ली का एक एजुकेशन फी एक्ट हमने बनाया, जिसमें हमने इस तरीके का पूरा प्रोसीजर बताया कि यदि कोई भी स्कूल अपने लिए फीस बढ़ाने की दिशा में जाना चाहता है तो उसे ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हमने पेरेंट्स को, जिसमें हमने टीचर्स को, जिसमें हमने मैनेजमेंट को, सबको पार्टिसिपेट करवाया। अब यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो डिस्कस कीजिए पेरेंट्स के साथ, उनकी रजामंदी लीजिए। तो ये पहली बार हुआ है दिल्ली में, इससे पहले कभी नहीं था। और इस तरीके से दिल्ली के बच्चे बेहतर एजुकेशन पा सके। आज कितने सारे एग्जाम हैं, आप नीट देना पड़ता है, आपको जेई देना पड़ता है, इवन कॉलेज में जाने के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ता है। आज बच्चों को इतनी महंगी असिस्टेंस कैसे मिलेगी, उनको कोचिंग कहाँ से मिलेगी। हमने अपना पूरा एक सिस्टम बनाया, अपनी योजना हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम अपने सभी बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएंगे ताकि वो बेहतरीन कॉलेजेस में जा सके, बेहतरीन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सके और अपना भविष्य जो है वो और सुंदर बना सके। बस ये 100 दिन में आपके सब एस्टीम्ड मिनिस्टर्स फ्रंट रो में बैठे हैं, ये 100 दिन में आपने कब तय किया कि ये हमें बदलना है और ये बदलने की आपने फिर उसकी प्रक्रिया भी शुरू की? बिकॉज चेंज नीड्स टाइम। तो आप एक हडल हुए कि अब ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज आप बहुत अच्छा आपके आंकड़े सब याद हैं, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड। अदरवाइज भी मैंने आपके 1-2 इंटरव्यूज देखे हैं। तो ये पहले आप लोग बैठे मिनिस्टर्स के साथ और फिर आपने किया और उसके पर एकदम आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया।
देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है और इसलिए बहुत सारी चीज़ें शायद हम उस लेवल पे अभी लेके जाने की प्रक्रिया में है। हमारे 100 दिन हुए हैं। 100 दिन कोई इतना बड़ा कार्यकाल नहीं होता कि हम कहेंगे हमने झंडे गाड़ दिए। नो, हमने जिस दिशा में जाना है, अपने लक्ष्य तय किए, उस लक्ष्य के लिए स्टेप बाय स्टेप हमने क्या प्रोसीजर लेना है। हम इन 100 दिनों में लगातार अपने मंत्रिमंडल के साथ रोजाना बैठते हैं, रोजाना एक एक विषय पे डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। लगातार इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने 8 अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उन 8 कैबिनेट मीटिंग में हमने बड़े बड़े निर्णय किए। हर बार पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान वय वंदन योजना करा, दूसरी में कुछ और, तीसरी में कुछ और, लगातार डिसीजन। और आज भी हमें दिखता है कि दिल्ली के लिए करना क्या है, यमुना सफाई के लिए हमें क्या करना है, हमें स्कूलों के लिए क्या करना है, हेल्थ के लिए क्या करना। तो लगातार उन निर्णयों को हम लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, मंथन करते हैं, ऑफिसर्स के साथ बैठते हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात है, जो ऑफिसर उनके कार्यकाल में डरे हुए, सकुचे हुए, ये सोचते थे कि भाई मुख्यमंत्री के कमरे में चले गए तो न जाने पकड़ ही ना ले, तो अब कम से कम एक सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर जिसमें वो अपनी राय देते हैं, हम अपनी बात कहते हैं और मिल करके दिल्ली कैसे बेहतर हो सकती है उसके लिए काम करते हैं। वेरी गुड। ये मैंने इनको इशारा कहा कि जब मुख्यमंत्री या मैं कोई अच्छी बात करूं और मैं अपना सर खुजाऊं तो मतलब तालियां मारनी है। नहीं, तालियों की, देखिए एक्टर जो है, नेता और अभिनेता बिना तालियों के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज बहुत मेहनत करते हैं। बुरे एक्टर के लिए कभी ताली नहीं बजती है, अच्छे एक्टर के लिए ताली बजती है। वोट बैंक के बारे में बात होती है कि जो वोट देते हैं वो झुग्गियों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड लिटिल शॉक्ड ऑल्सो कि आज दिल्ली में मुंबई से ज्यादा झुग्गियां हैं, स्लम्स हैं या झुग्गियां हैं। आई वॉज पर्सनली शॉक्ड। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये लोग जो हैं ये वोट देते हैं, तो ये वोट बैंक है। तो आपने क्या झुग्गियां तोड़ने का विचार किया है या चेंज लाने के लिए? देखिए अनुपम जी, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। दिल्ली को बसे हुए जितने साल हुए हैं, आज तक का आप इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, बाकी जो भी आए, उन्होंने केवल झुग्गी के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। एक भी झुग्गी को, जहां से वो 40 साल से जहां बैठे हैं, जहां बसे हैं, उसको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। उनके लिए कभी कोई सुविधा नहीं दी। आज भी सारी झुग्गियां, कोई पाइपलाइन नहीं है पानी की, कोई सीवर लाइन नहीं है वहाँ पे, कोई नहाने के लिए बहन बेटियों के लिए स्नान घर, अच्छे शौचालय, कुछ नहीं है। केवल वो डराते थे, अरे बीजेपी आ जाएगी तो ये कर देगी, बीजेपी आ जाएगी तो ये कर देगी। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ये हुआ है कि जो सरकार आई, जब मैंने अपना 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, उसमें 700 करोड़ रुपए केवल मात्र झुग्गियों की डेवलपमेंट के लिए रखा। वहां नाली खड़ंजा बनना चाहिए, वहां बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए, बस्ती विकास केंद्र होना चाहिए, बहनों के नहाने के लिए स्नान घर होना चाहिए। किसने रखा? आज तक किसी सरकार ने रखा है? निकलवाइए उनके बजट। पहली बार हमने रखा। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हर झुग्गी में कोई ना कोई काम शुरू हो गया और आगे शुरू होगा। और आगे ये झुग्गी तोड़ना हमारा ध्येय कतई नहीं है, ये दिल्ली की लाइफलाइन है। आज दिल्ली चल ही नहीं सकती, ये मजदूर वर्ग है, ये अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं और दिल्ली को चलाते हैं। इन दिल्ली को चलाने के लिए इनको बेहतर रहने की व्यवस्थाएं देनी है, इनके लिए हमें काम करना है, इनको सुकून से ये जी सके ऐसी। तो जब तक ये लोग अपने पक्के मकानों में शिफ्ट नहीं हो जाते, जहां वो रह रहे हैं वहीं रहेंगे, पर बेहतर सुविधाओं के साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। आप महिला चीफ मिनिस्टर हैं, आपने पिछले 100 दिनों में महिलाओं के लिए क्या किया है? मैंने अपना रिसर्च अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया है और इसका जवाब मैं देना भी चाहती थी। मैं जब मुख्यमंत्री बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये निर्णय किया होगा, तो मैंने ये देखा कि उस दिन से आज तक मैं जहां जाती हूँ,
बहनों की आंखों में एक अलग चमक होती है। महिलाएं मुझे देख के इतना प्रसन्न होती हैं कि मैं बता नहीं सकती, और उनको इतनी ढेर सारी मुझसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और मैं ये बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, मैं उनकी सारी आशाएं पूरी करना चाहती हूँ। और उस दिशा में चाहे वो बहन झुग्गी की हो, चाहे वो बहन कोठी की हो, चाहे वो बहन किसी भी वर्ग की हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व, उनके सम्मान का दायित्व, उनके लिए उनकी एक फाइनेंशियल उनको जो असिस्टेंस देनी है उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और इसीलिए हमने जो वायदा किया था कि बहनों को 2,500 रुपये प्रति माह देना है गरीब बहनों को, उसके लिए मैंने अपने बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा, और लगातार लगभग 6 मीटिंग उस विषय पे हमने की। क्या उसकी योजना होनी चाहिए, किस प्रकार से कौन कौन उसके लिए कैपेबल जो डेलीगेट हैं, किन किन के नाम उसमें आ सकते हैं, क्या उसकी, क्योंकि हम नहीं चाहते जैसे हिमाचल में हुआ या जैसे बाकी राज्यों में हुआ कि योजना शुरू कर दो पर दे नहीं पाओ, या फिर जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में घोषणा कर दी, आज तक नहीं दे पाए। दिल्ली के लिए भी उन्होंने घोषणा की, आज तक 1 रुपया उन्होंने बहनों को दिया नहीं। उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि 1,000 रुपये देंगे बहनों को, पंजाब में उन्होंने कहा जी हम 2,000 रुपये देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली सरकार का वादा है, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, जो कहा है 100% होगा, परंतु योजना बद्ध तरीके से इस योजना को लागू किया जाएगा, क्योंकि योजना शुरू होने के बाद ये बंद ना हो, और एक एक जो इसमें योग्य बहन का बनता है अधिकार, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, कोई छूटे ना। पूरी योजना होने के बाद इसे लागू किया जाएगा, पर जरूर लागू किया जाएगा, सबको उनका हक दिया जाएगा। और भी बात जोड़ना चाहूंगी, बहनों की बात आपने कही, दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं लोग। बहनें दिल्ली शहर में सुरक्षित हों, इसके लिए हर चौक चौराहे पे कैमरों की व्यवस्था, वुमेन पीसीआर की व्यवस्था, एक वन स्टॉप सेंटर जहां पे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वो आके मदद ले सके। पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 सेंटर ऐसे हमने खोले हैं, सखी निवास खोले हैं, जहाँ की वो बहनें जाकर के अपनी कोई भी तकलीफ की स्थिति में जाकर के वो रह सकें। और जो हमारी वो बहनें हैं जो छोटी छोटी मजदूरी के काम करती हैं, जो सोचती हैं कि मैं अपने बच्चे कहाँ छोड़ के जाऊं, उनके लिए तो कोई खर्च नहीं था, हमने ऐसे 500 पालना खोलने शुरू कर दिए हैं, जहां पे वो मजदूर बहन अपने बच्चे को छोड़ के जा सकेगी, बेहतर आंगनवाड़ी बन सकेगी। ऐसी सारी योजनाएं बहनों के लिए हमने शुरू की है, और मैं समझती हूँ इससे भी ज्यादा हक बहनों का मुझ पे है, मैं उसके लिए हर एक काम करूंगी। आपने 100 दिन गुजार लिए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कब तक आप और आपकी सरकार पिछले सरकार को क्रिटिसाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं? वाह, हम कतई नाम भी नहीं लेना चाहते जी। ये जो कांटा दिल्ली की जनता के दिलों में चुभा था ना, उस पे मरहम लगते सा लगेगा। मैं ये चाहती हूं कि जो 10 साल का, जो 27 साल का जो तकलीफ दिल्ली की जनता ने सही, उसे 5 साल में भर दूं उन जख्मों को, तब जाके उसका नाम इस दिल्ली की धरती से और लोगों के तकलीफों से हट पाएगा। पर जैसे जैसे तकलीफ हटती जाएगी लोग उसे भूलते जाएंगे, उस समय वो उसको, सरकार को, उन लोगों को जिसकी वजह से दिल्ली की जनता ने दर्द सहे, तब जाकर के मुझे लगता है कि वो नाम यहाँ से हटेगा। उस काम को करने के लिए हम बड़ी स्पीड में हैं, इसीलिए बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए हुए पूरी सरकार काम कर रही है, लगातार सड़कों पे है, लोगों के बीच में है, रोज 24x7 का मिशन लेकर के, मिशन मोड पे हम काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों का दुख दूर हो जाए। बहुत अच्छे। एक पर्सनल आपके से सवाल पूछना चाहता हूं, इन पिछले 100 दिनों में, 100 दिन हो गए आपको, मैं आपकी तस्वीरें देखता रहता हूं, आपने क्या पाया और क्या खोया? पाया दिल्ली का ढेर सारा प्यार, मेरी देश भर की बहनों की बहुत सारी विशेष, पूरे समाज की,
हर एक व्यक्ति, मैंने देखा जब मेरा शपथ ग्रहण समारोह था तो पूरे राज्य के, पूरे देश भर के राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम सब लोग आए और एवरीबडी वाज हैप्पी। सबको ये लग रहा कि यस, अब दिल्ली बदलेगी, अब दिल्ली आगे बढ़ेगी। और इतना सब कुछ, सबका इतना ढेर सारा आशीर्वाद, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग जो मुझे मिली, ये मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत कुछ दिल्ली से पाया है। और खोया के बारे में तो बात करनी जरूरी है। खोया है, मुझे लगता है कि आप परिवार से हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आज आपके हस्बैंड यहाँ आए नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ तो खोया होगा। कुछ पाने के लिए इंसान खोता है। हम सब ने, मैंने घर शिमला छोड़ा, मैं दिल्ली आया, दिल्ली से ड्रामा स्कूल की पढ़ाई करके लखनऊ गया, फिर मुंबई की सड़कों पर मैंने छान मारी, तो मैंने बहुत कुछ पाया जो अभी इन्होंने यहाँ दिखाया, पर खोया भी बहुत कुछ। आपने क्या? मुझे लगता है कि मैंने एक बेफिक्र मिजाज खोया है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो मस्ती, जो शरारत, जो चीजें मैं पहले बड़ी आसानी से कहीं खड़े हो गए, कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ कर लिया, अब मुझे लगता है कि मैं जिस दायित्व पे हूँ वो एक बड़ी जिम्मेवार पोस्ट है, तो मुझे सोच के बोलना, सोच के करना, सोच के, वो मुझे लगता है कि वो मैंने खोया कहीं, बाकी सब पाया। वाह, बहुत अच्छे। आपकी सच्चाई के लिए मैं आपका मुरीद हूँ। देश के प्रधानमंत्री को हम सब फॉलो करते हैं, आप सब फॉलो करते हैं, उनसे अगर आपसे एक क्वालिटी आपको अपनानी हो, बहुत सारी क्वालिटी आप चाहेंगे और आपके सब लोग चाहेंगे अपनाना, एक क्वालिटी अपनानी हो तो वो क्या क्वालिटी आप अपनाना चाहेंगे? डेडिकेशन। डेडिकेशन। जो लक्ष्य के प्रति, जो देश के प्रति, जो मातृभूमि के प्रति, जो जनता के प्रति उनका निस्वार्थ भाव का डेडिकेशन है। मुझे लगता है कि हर नेता की पहली सीढ़ी वही है। वो जब उस भाव को अपने अंदर लेता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। और वो जो लाइन किसी कवि ने कही है ना कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत अच्छा। तो ऐसी भावना मैं समझती हूँ कि मोदी जी के माध्यम से देश के हर एक व्यक्ति में जाए। वो एक एक बात जो कहते हैं वो देश के लोगों के लिए अलग तरह का मोटिवेशन है। वो कभी कहेंगे वोकल फॉर लोकल, कभी वो अपने देश की हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से काम करते हैं वो हमारे लिए सच में इंस्पिरेशन। बहुत अच्छे। देखिए, मैंने जो आज आपसे बातें की, सलीम साहब का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, एक फिल्म में बोला था कि सच्चाई वो दिया है, जो मुझे आपकी बातों से आज दिखाई दिया, सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दी जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से भी देता है। वाह। तो आज तो मुझे आपकी आंखों में, और मैं प्रार्थना करूंगा कि कपिल जी जब मुझे आपके 5 साल पूरे होने वाले हों तब मुझे बुलाएं और मैं आपसे बातचीत करूं, तो भी आपकी आंखों में वही सच्चाई, वही डेडिकेशन हो जो मुझे उम्मीद है कि होगी। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि कभी ना कभी किसी ना किसी से बात करके हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपके अंदाज से, आपकी बेबाकी से, आपकी सच्चाई से। मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच।